हाँ जी मित्रों, नमस्कार। सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और हम लोग पिछली कक्षा में मूल अधिकार के उन सारी संकल्पनाओं को समझे थे जो हमारे लिए जरूरी होती हैं। और हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है, और हमारे मूल अधिकार में क्या क्या कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इत्यादि को हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में। हाँ जी। और उसके बाद के क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल से सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज अपनी इस कक्षा को आर्टिकल 12 मतलब कि अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 12। ओके। और हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। मतलब कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। राज्य की परिभाषा, ठीक, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कि राज्य का मतलब क्या होता है? मतलब कि राज्य का मतलब ऐसे सरकारी, मतलब सरकारी तंत्र, मतलब वे सरकारी तंत्र, मतलब ऐसे सरकारी तंत्र जिसका संबंध, मतलब जिसका संबंध किसी व्यक्ति, संस्था, मतलब उन सभी सरकारी तंत्रों से जिनका संबंध किसी केंद्र, मतलब किसी मतलब सरकारी तंत्रों से जिनका जुड़ाव हो, मतलब चाहे वो केंद्र से जुड़ी हो या राज्य से जुड़ी हो, ठीक है, हाँ जी, वही प्रांत से जुड़ी हो या स्थानीय स्तर पे जुड़ी हो, जिनका भी संबंध हमारे सरकारी तंत्र से होगा वो राज्य के अंतर्गत आएंगी। हाँ जी। चाहे जैसे भारत में एक पद होता है चपरासी और सबसे अपर पोस्ट होता है राष्ट्रपति का, इनके बीच वो सारे लोग सरकारी तंत्र के भाग होंगे, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, जो भी सरकारी तंत्र से संबंधित होंगे, वो सारे लोग राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। और चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, मतलब कि संघ की, मतलब संसद और सरकार, जैसे संसद आएगा, ठीक है, या चाहे तो केंद्र की सरकार आएगी, या प्रांत में जैसे कि विधानमंडल आएगा, विधानमंडल और सरकार, जैसे मतलब कि राज्य की सरकार, और स्थानीय स्तर की संस्थाएं जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, ठीक है। और इसके अलावा भी अन्य प्राधिकारी भी होते हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी, जैसे कोई कंपनी हो, कोई फॉर्म हो, अगर वो राज्य के, मतलब वो या तो केंद्र के या राज्य के, मतलब या तो केंद्र के या राज्य के अगर सत्ता का प्रयोग करती है, भले वो निजी कंपनी हो, तो वो भी राज्य का हिस्सा माना जाएगा। इसमें जो भी निजी स्तर की कंपनियां होती हैं वो शामिल नहीं होती राज्य में, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ, जितना बताया अभी हमने, वो सारी चीजें राज्य के अंतर्गत शामिल होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि जिनका भी संबंध सरकारी तंत्र से होगा वो राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। हाँ, लिखते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो राज्य का मतलब लिख लेते हैं पहले कि नहीं, रस्तु वाला है, राज्य नहीं है। हाँ, जनसंख्या, हाँ, भूभाग, हाँ, संस्कृति, संप्रभुता, अंजीवनी। अब इसको देखो, राज्य का मतलब जो, मतलब वे जो सरकारी तंत्र से संबंधित हों। ठीक,
हाँ जी, वे जो सरकारी तंत्र से संबंधित हो, जैसे कि अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे संघ की संसद और सरकार, ठीक, और जैसे कि प्रांत का विधानमंडल या सरकार, ठीक, स्थानीय स्तर की संस्थाएं, ठीक, जैसे पंचायती राज, ठीक, नगर पालिका, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे संघ की संसद का क्या मतलब है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, संसद ऐसा कोई कानून नहीं, मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सार्वजनिक स्थानों पे धर्म, जाति, लिंग, ठीक, आदि के आधार पे भेदभाव करते हो। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सार्वजनिक स्थानों पे धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पे जो भेदभाव करे, मतलब संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। हाँ, और प्रांत या विधानमंडल के लिए वही लागू होता है, स्थानीय स्तर की संस्थाओं या पंचायती राज्य के लिए भी सेम वही लागू होता है। हाँ जी, हाँ, अच्छा लिख लीजिए फिर से इसको, राज्य की परिभाषा को, कि राज्य का मतलब ठीक, सरकारी तंत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वह केंद्र में हो या प्रांत में हो या स्थानीय स्तर पे हो, ठीक जी। हाँ, जैसे कि अभी एग्जाम्पल एक दिए थे हम लोग, राष्ट्रपति, और यहाँ पे चपरासी, तो इनके और इनके बीच, मतलब कि ये सबसे छोटा पद है और ये सबसे बड़ा पद है, मतलब राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और चपरासी मतलब सबसे निचली पोस्ट होती है किसी भी चीज की। तो यहां से लेके, मतलब कि चपरासी जी से ले सके, मतलब जो हमारे देश के चपरासी होंगे, ठीक है, उनसे लेके और राष्ट्रपति जो होंगे उनके बीच जितने भी लोग आएंगे, चाहे व्यक्ति, जैसे कि सरकारी तंत्र से संबंधित कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति, ठीक, मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति जो होगा, यहाँ पे जितने व्यक्ति आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति के बाद पीएम आ जाएंगे, ठीक, सीएम आ जाएंगे, डीएम आ जाएंगे, ईटीसी, मतलब जो भी लोग आ जाएंगे, तो ये लोग राज्य के अंग होंगे, मतलब कि ये लोग राज्य के अंतर्गत आएंगे। और ये मतलब कि ये सार्वजनिक स्थान पे किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, क्षेत्र इत्यादि के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ जी, तो राज्य का मतलब यही होता है कि राज्य में वो सारी चीजें सम्मिलित हैं जो सरकार से संबंधित हैं, मतलब कि जो भी सरकार से संबंधित है वो सारी चीजें राज्य के अंतर्गत आती हैं। हाँ जी, तो मतलब इसको कहने का मतलब यही होगा कि सरकारी तंत्र मतलब राज्य। हाँ जी, और भी इसमें आता है, और भी इसमें चीजें हैं कि जैसे कि निजी जो संस्थाएं होती है ना, जैसे कि निजी संस्थाएं राज्य नहीं मानी जाएंगी।
जो निजी संस्थाएं होती हैं, जैसे कोई निजी संस्था है, तो निजी संस्था न तो केंद्र सरकार के या न तो राज्य सरकार के, न स्थानीय स्तर पे, वो किसी से संबंधित नहीं हो, किसी सरकारी तंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो मतलब न तो केंद्र की सत्ता का प्रयोग कर रहा है, न राज्य की सत्ता का प्रयोग कर रहा है, न तो स्थानीय स्तर की सत्ता का प्रयोग कर रहा है। तो जो निजी संस्था, मतलब वो संस्थाएं स्वतंत्र है अपने आप में, तो उनपे मतलब ऐसा नहीं कि राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है, मतलब और भी आपत्तिजनक परिस्थितियों में राज्य का नियंत्रण होगा उसमें भी, लेकिन वो राज्य का हिस्सा नहीं है। हाँ जी, इसमें न्यायपालिका भी इसमें शामिल, इस न्यायपालिका को भी इसमें शामिल नहीं किया सकता कि न्यायपालिका पे कोई राज्य का दबाव, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका को इसमें शामिल बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें न्यायपालिका को शामिल नहीं किया जा सकता। ये जो लिख रहा हूं ना, बिल्कुल एक बुलेट पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिख दिया, ठीक है, जैसे ए लिख दिया, ए लिख दिया, मतलब ये बुलेट पॉइंट होते हैं, इनको आपको लिखना चाहिए। हाँ जी, और यही लास्ट टाइम तक याद रहते हैं, और इनका काफी मतलब इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन कन्वर्ट होंगे सर। इनको लिखना बहुत जरूरी है, आप लिखा करो इसको। हाँ, या इसमें मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई कंपनी जो केंद्र राज्य, मतलब केंद्र राज्य मतलब प्रांत या स्थानीय स्तर की सरकार की सत्ता का प्रयोग करती है, वह भी राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक, हाँ, तो समझ में आया ना। वैसे कोई भी कंपनी है, चाहे तो वो किसी भी रूप में अगर सरकार की सत्ता का प्रयोग करती है, चाहे वो किसी स्तर पे हो, अगर वो सरकार की सत्ता का प्रयोग कर रही है तो उसको राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब कि एक लाइन में कहें तो सरकारी तंत्र से संबंधित वो सारी चीजें, सरकारी तंत्र से संबंधित वो सारी चीजें आएंगी, मतलब सरकारी तंत्र से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो राज्य के अंतर्गत ही आएंगी। हाँ जी, सरकारी तंत्र मतलब चाहे तो केंद्र के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो या स्थानीय स्तर पे हो। हाँ जी, हाँ, चाहे संसद की तो स्तर पे हो, चाहे विधानमंडल के स्तर पे हो, ठीक है, चाहे स्थानीय स्तर पे, चाहे नगर पालिका पंचायत के स्तर पे हो। हाँ जी, हाँ। अब हम लोग आर्टिकल किसको देखेंगे? आर्टिकल 13 को देखते हैं हम ना अपन, कि आर्टिकल 13 क्या है, और सबसे ज्यादा समझने वाला आर्टिकल यही है। जब हमारा मूल संविधान बना था तो इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल क्लास 1, आर्टिकल क्लास 2, आर्टिकल क्लास 3 थी। हालांकि इसमें आर्टिकल 13 क्लास 4 भी जोड़ा गया है, लेकिन इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में ही 3 थे। ठीक, सबसे ज्यादा समझने में इसी को टाइम लगेगा कि यहाँ आर्टिकल 13 को समझने में बिल्कुल ज्यादा टाइम लगेगा, और लेकिन इसको समझने के बाद आपकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो बस कुछ आर्टिकल है जिनमें बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आर्टिकल 19 में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आर्टिकल 21 में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कि जैसे कि बताना कि अपन आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ठीक, मतलब, और आर्टिकल इसमें 13 भी जोड़ लो अभी आप, मतलब ये आर्टिकल इनको पढ़ने में एक दिन लग सकते हैं सर। हाँ, इतने बड़े बड़े।
हाँ जी। जैसे आर्टिकल क्लास वन ये कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व कि मतलब संविधान लागू होने से पहले मतलब 26 जनवरी 1950 की वे सारी विधियां, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले की बनी वो सारी विधियां जो मूल अधिकार का मीन जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हैं, जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, वो सारी विधियां निष्प्रभावी हो जाएंगी और शून्य घोषित हो जाएंगी। ठीक, मतलब ऐसा मतलब, और उसके अलावा वे विधियां निष्प्रभावी नहीं होंगी जो आर्टिकल मतलब जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करती, वो विधियां वैसे ही रहेंगी। लेकिन जो विधियां हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं उनको निष्प्रभावी बना दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। तो लिखिए पहले इसको कि आर्टिकल क्लास 1 कि संविधान लागू होने से पूर्व कि ऐसी प्रत्येक विधि या कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह निष्प्रभावी हो जाएगा। वह जिस सीमा तक उल्लंघन करता है उस सीमा तक निष्प्रभावी होगा। मतलब जहां तक करता है वहीं तक वो निष्प्रभावी होगा। ऐसा नहीं कि जो विधियां सही हैं उनको भी मतलब अपन समाप्त कर देंगे। मतलब संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो इसके पहले की वो सारी विधियां, इसके पहले की जो भी विधियां बनाई गई थी और वो विधियां अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो उन विधियों को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। ये हमारे मूल संविधान में और हमारे संविधान निर्माता इसको शामिल किए हैं। तो मतलब वह और वो जो विधियां होगी उसी सीमा तक, मतलब जो जितनी सीमा तक उल्लंघन करता है। जैसे कि एक नदी है, इसमें पानी जा रहा है ना, इसमें पानी 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 जा रहा है। ठीक, हाँ वैसे नदी है, इसमें पानी जा रहा है। ठीक, तो इसकी जो लिमिटेशन है ना, जैसे कि यहाँ तक की लिमिटेशन है इसकी, और यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे इधर भी गांव बसे हुए हैं, तो इधर भी गांव इधर भी गांव, जैसे कि इधर गांव इधर झोपड़ी भाई साहब, हाँ खेत है। तो ये जो गांव है ना, ये हमारे मौलिक अधिकार है, समझ लीजिए कि ये मौलिक अधिकार है। और ये नदी का पानी बढ़ गया, नदी का पानी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो अगर एक गांव में पहुंचा, ठीक, तो एनडीआरएफ की टीम आ जाएगी। हाँ, तो मतलब बाढ़ पीड़ित हो जाएंगे लोग। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट समझिएगा कि अगर यहाँ पे अगर इस गांव में पानी घुस रहा है नदी का, तो नदी अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही है, ये अपनी सीमा से बाहर जा रही है। तो इन सारी मतलब समझिए कि जो फंडामेंटल जो गांव है जो बाढ़ पीड़ित हो जाएंगे, समझिए कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मौलिक अधिकार है। तो इसके बाद इस जो इसकी सीमा है, इसके बाद ये सारी विधियां मतलब क्या हो जाएंगी, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी, बिल्कुल ये अनलॉफुल हो जाएंगी। मतलब कि इनका कोई मतलब नहीं होगा फिर, मतलब ये निष्प्रभावी हो जाएगा। अगर ये नदी अगर अपने सीमा के अंदर ही बह रही है, अपने सीमा के अंदर ही बह रही है, तो फिर
ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो वही कहना चाहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून बनाए गए थे, मतलब संविधान जब बना था उसके पहले जो भी कानून बनाए गए थे, अगर वो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन वो जिस सीमा तक उल्लंघन करते हैं उसी सीमा तक ही वो निष्प्रभावी होंगे। ऐसा नहीं कि जितने भी कानून थे उन सबको निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो उल्लंघन करता है हमारे मौलिक अधिकार तो वो मूलतः मतलब वो पूर्ण रूप से उसका समापन किया जाएगा। हाँ जी। और इसी में आता है आर्टिकल 13 क्लास 1 में कि अनाच्छादन का सिद्धांत। ठीक, अनाच्छादन का सिद्धांत मतलब कि अन्य किसी कारण से भी, कोई भी कारण हो सकता है, मतलब कोई विधि है, कोई कानून है जो फंडामेंटल मतलब जो मौलिक अधिकार की विरोधी है। जैसे मौलिक अधिकार की विरोधी, तो अनाच्छादन मतलब कि अनाच्छादन का सिद्धांत उनको वहीं पे अनाच्छादित कर लेगा। ठीक, अगर वो मौलिक अधिकार का विरोधी नहीं है तो अनाच्छादन का सिद्धांत क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और विधि क्या होगी, प्रभावी रहेगी। मतलब कि अनाच्छादन का सिद्धांत यही कहता है कि अगर वही सारी विधियां, उन सारी विधियों को हम मतलब जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं उनको हम आच्छादित कर लेंगे, मतलब उनको समाप्त कर देंगे, और जो विधियां इसका उल्लंघन नहीं करती हैं उनको हम बिल्कुल प्रभावी तरीके से संचालित करेंगे, उनको प्रभावी तरीके से सामने लाएंगे। हाँ जी। मतलब कोई पूछे फैक्चुअल नॉलेज है और इसका मतलब तो यही होगा। ठीक, हाँ। और ये अगर ऐसे बोले जाए तो आर्टिकल 32 में पावर सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है और आर्टिकल 226 में ये पावर हाई कोर्ट को दी जाती है। यहाँ अब आता है आर्टिकल 13 क्लास 2, और इसमें सबसे डिबेटेबल टॉपिक यही है और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक भी यही है जी। हाँ, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्लास 2, अरे यार सॉरी, आर्टिकल 13 क्लास 2 क्या पढ़ेंगे इसमें कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। जैसे कि हमारा जो राज्य है, राज्य के अंदर हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे राज्य क्या था। ठीक, मतलब हम लोग केंद्र राज्य मतलब सरकारी तंत्र से संबंधित वो सारी चीजें राज्य के अंदर बताएंगी जो सरकारी तंत्र से संबंधित होंगी। तो हम लोग राज्य की परिभाषा भी पीछे देखे हैं। ठीक, तो आर्टिकल 30 क्लास 2 यही कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक, हाँ जी। और जिस सीमा तक कोई कानून फंडामेंटल राइट्स को या हमारे मौलिक अधिकार को समाप्त करता है, उस सीमा तक वो क्या होगा, अवैध होगा। हाँ जी, मतलब कि राज्य ऐसा कोई कानून, पहली बात तो बना नहीं सकता कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाए जो हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता हो। मतलब हमारे मूल संविधान में है, आर्टिकल 13 क्लास 2 में दिया गया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। हाँ हाँ जी, इसको लिख लीजिए पहले। कि राज्य ऐसा कानून
नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हूँ, और जिस सीमा तक कोई कानून मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करेगा, उस सीमा तक वह वैध होगा। ठीक, मतलब राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है, और जिस सीमा तक कोई कानून मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करेगा उस सीमा तक क्या होगा, वो अवैध होगा। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा डिबेट। हाँ जी, हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेचर का विवाद। तो यहीं से मुद्दा आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या हमारे मौलिक अधिकार, क्या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, यहीं से खुल के आता टॉपिक कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंडेबल हैं या नहीं है। ठीक, हाँ जी। तो सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951। उसमें एक प्रावधान होता है कि हाँ, विशेष बहुमत से मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियां 1951 का समय है, उस टाइम पे उच्च नैतिकता वाले लोग थे हमारे देश में, हमारी राजनीति में, हमारे संसद में। उस टाइम पे हमारी राजनीति में नैतिकता बहुत प्रभावी थी, और वे लोग फ्रीडम फाइटर थे कहीं न कहीं। वे लोग हमेशा देश को स्वतंत्र कराने के लिए वो आजादी की लड़ाई कहीं न कहीं लड़े थे अपने आप में। तो उनमें नैतिकता थी कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय किस आधार पे लिया जाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो उस टाइम पे जुडिशरी, उस टाइम पे न्यायपालिका उतनी प्रभावी नहीं थी, क्योंकि न्यायपालिका को भी पता था कि हाँ, ये लोग काफी नैतिक हैं। आज की राजनीति भले बदल गई, आज का राजनीतिक दौर कुछ और है, लेकिन उस टाइम का राजनीतिक दौर ऐसा था कि मतलब कि उस टाइम पे नैतिकता उन राजनीतिकों के अंदर बहुत प्रभावी थी, और वहां पे मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता था। तो शंकरी प्रसाद केस में चुनौती दी गई, लेकिन उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाँ, इट्स अमेंडेबल, लेकिन ये हमेशा विशेष बहुमत से होगा। इससे मौलिक अधिकार में संशोधन होगा लेकिन विशेष बहुमत से होगा। और उसके बाद सज्जन सिंह केस आता है 1965 में। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का वही डिसीजन होता है कि हाँ जी, हो सकता है, हम कर देंगे संशोधन। लेकिन उसके बाद आता है गोरखनाथ केस, हाँ जी, 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदल देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने पुराने निर्णय को बदल देती है। हाँ, इसमें जो होती है, इसको लिखते हैं ना स्टार्टिंग से, तब समझ में आएगा सही से। पता है पहले उसके बाद की क्या संशोधनी, तो आता है कि इसको आप लिखिएगा ऐसे कि
शंकरी प्रसाद केस। नहीं सर क्या इसमें क्या, यस मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन कैसे, मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन विशेष बहुमत से। फिर आता है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह केस 1965, इसमें भी यही है सेम, ठीक, रिपीट करती है, लेकिन कहानी यहां से बदलती है गोलकनाथ केस से। गोलकनाथ वाद है केस, यहां से जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णय को बदल देती है। सर्वोच्च न्यायालय अपने पुराने निर्णय को बदल दिया और बोली कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, और यहीं से आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। हाँ जी, भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत क्या आता है, भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। मतलब इसके अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य होगा, अर्थात वह निर्णय सुनाए जाने के तिथि के बाद के मामलों पर लागू होगा। ठीक, मतलब गोलकनाथ केस में एक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मतलब कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य हुआ था तो वो निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद भी बाद के मामलों को लागू कर सकता है, यानी कि निर्णय सुनाए जाने के पहले के मामले प्रभावी होंगे, लेकिन यदि भविष्य में संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को कम समाप्त करती है तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। हाँ जी, मतलब इसके अनुसार न्यायालय का क्या होगा, निर्णय भविष्य लक्ष्य होगा, अर्थात वो निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद के मामलों पर लागू होगा। जैसे क्या निर्णय सुनाया उसके बाद के मामलों पर भी लागू हो सकता है। हाँ, और मतलब कि भविष्य में अगर संसद कोई भी संशोधन लेके आती है जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करते हैं तो न्यायालय उस संशोधन को समाप्त कर सकती है। हाँ जी,
लिख लीजिए इसको भी कि निर्णय सुनाए जाने से पहले के मामले प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि भविष्य में संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करती है तो न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को भी समाप्त कर देगा। मतलब कि निर्णय सुनाए जाने से पहले के मामले प्रभावी नहीं होंगे। जैसे निर्णय हम सुना रहे हैं, इसके पहले के मामले प्रभावी नहीं होंगे, इसके पहले जो भी हुआ ठीक है, लेकिन भविष्य में जैसे कि आगे जैसे भविष्य में संसद अगर संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम या समाप्त, जैसे मौलिक अधिकार में कुछ कटौती करती है, समाप्त करती है मौलिक अधिकार को, न्यायालय ऐसे संविधान संशोधन को समाप्त कर देगा। मतलब न्यायालय जो डिक्लेयर करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समाप्त घोषित किया जा सकता है, मतलब ये किया जाता है और न्यायालय करेगा। हाँ जी, इसके बाद आता है सर दबंग पार्ट 1, इंदिरा गांधी की सरकार आती है। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें इसी में आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा जाता है और इसमें कहा था कि संविधान संशोधन पे आर्टिकल 13(2) लागू नहीं होता। मतलब कि संविधान संशोधन पे आर्टिकल 13(2) लागू नहीं होता। इसमें आर्टिकल 13(2) में क्या कहा, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करता है। तो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि, और इसमें पहली बात तो आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया और इसमें ये बोला है कि आर्टिकल 13 क्लास 2 संविधान संशोधन पे लागू, मतलब संविधान संशोधन मतलब इस पे लागू नहीं होगा। ठीक, अर्थात संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। क्या आता है इसके बाद 24वां, 24 संविधान संशोधन 1971 क्या कहता है कि इसमें एक आर्टिकल 13 सब क्लास 4 जोड़ा था। इसमें बोला था कि इसको जोड़ा जाता है, मतलब इसमें आर्टिकल 13 खंड 4 को जोड़ा जाता है और बोला जाता है कि आर्टिकल 13 क्लास 2 संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अर्थात संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम या
समाप्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 32 पे संविधान संशोधन पे लागू नहीं होगा और संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। मतलब राज्य ऐसा कोई कानून, मतलब राज्य वे भी कानून बना सकता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन या मौलिक अधिकार को समाप्त करता है। मतलब इसमें यह प्रावधान किया गया कि हाँ, राज्य ऐसा कानून बना सकता है जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करे। ठीक, हाँ जी। और इसके बाद आता है सर केस, हाँ, केशवानंद भारती केस 1973। इसी में मूल ढांचे की संकल्पना आती है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ठीक है, संसद संप्रभु है, संसद संप्रभु है, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद मूल अधिकार मतलब मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। और मूल ढांचा विधायिका एवं सहकारी पालिका एवं न्यायपालिका के तनाव से उत्पन्न हुआ है। मूल ढांचा जो है इन्हीं के तनाव से उत्पन्न हुआ है और मूल ढांचा की कोई परिभाषा नहीं दी गई। उसको मूल ढांचा वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा या सर्वोच्च न्यायालय ही बताएगा कि हमारा मूल ढांचा क्या है। और यहीं से केशवानंद भारती केस 1973 से ही मूल ढांचे की संकल्पना आती है और ये कहा जाता है कि संसद संप्रभु है, संसद संशोधन कर सकती है लेकिन वो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। और यदि वो मतलब मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती और मूल ढांचे में संशोधन करती है तो न्यायपालिका उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देगी, तो उसको समाप्त कर देगी। हाँ जी, देखिए केशवानंद भारती केस 1973। इसी से मूल ढांचे की संकल्पना यहीं से आती है, मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत। और यहाँ पे बोला जाता है कि संसद एक संप्रभु संस्था है, वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में संसद संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, मतलब अगर कोई मूल ढांचा पाया था तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता। हाँ जी, इसको फिर से चुनौती जाती है। मतलब कि भाई साहब दबंग पार्ट 2 आता है इसके बाद, और दबंग पार्ट मतलब इंदिरा गांधी की सरकार 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें कहा था कि नहीं, संसद एक संप्रभु संस्था है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को मान्य करते हुए कहा था कि नहीं, संसद संप्रभु है और ये मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। और इसके बाद अगेन आता है 1980 में मिनर्वा मिल्स केस, और बोला था कि नहीं, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। क्वेश्चन जो बनेंगे नहीं से ज्यादातर बनेंगे केशवानंद भारती से ही बनते हैं। हाँ जी, यहाँ से भी बन सकते हैं, जो बन सकते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे पहलुओं में डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, आप क्वेश्चन लगा रहा, लग जाने चाहिए, हमें क्वेश्चन सारे लग जाएंगे।
हाँ भाई साहब, अपने पास शक्ति है तो। हाँ हाँ, तेरी ही गलियों में आवारा सा हूँ। एक सेकंड गड़बड़ हो रहा है यार, बैठ जाएगा लगता है। और इसके बाद आता है 24वां संविधान संशोधन, सॉरी यार, 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। सॉरी यार, मिस्टेक हुई बोलने मुझसे। इसमें बोला था है कि संसद संप्रभु है और वह मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। ये कहाँ चलेगा? ये कहाँ चलेगा किसी की मनमानी? तो मनमानी है ना, कहाँ चलेगा चले। इसी के बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस। इसने बोला था कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। हैप्पी बर्थडे। फिर तो सारे कैसे, सारे मतलब जितने भी डिबेटेबल पॉइंट थे उससे निष्कर्ष तो ये निकल के आया कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, बाकी संशोधन कर सकते हो भाई साहब। आप एक संप्रभु संस्था हो, आपको जनता ने चुना हुआ है, तो आप संसद मतलब संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप मूल ढांचे में मत आओ। और मूल ढांचे की संकल्पना केशवानंद भारती केस 1973 से ही आती है, ठीक। तो मूल ढांचे में संशोधन न करो और बाकी जगह कर लो, आपको न्यायपाल का छूट देता है, लेकिन आप मूल ढांचे में न करो। मूल ढांचा डिसाइड कौन करेगा? न्यायपालिका डिसाइड करेगी। मतलब कि हाँ, मूल ढांचा क्या है उसका निर्धारण हमारी न्यायपालिका करती है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा कि ये भाई साहब मूल ढांचा इसमें ना करो। हाँ, वो बता दे मूल ढांचा है, जो बता दे। हाँ, ठीक। ये समझ में आ गया ना? ठीक। अगर आप समझे होंगे सही से, ध्यान लगा जरूर समझ में आया होगा यार। हाँ। इसको देख लेने भूल जाएगा ना, ठीक। कि इसके अनुसार लिखिए
इसके अनुसार विधि के अंतर्गत विधायिका का कानून अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यपाल का द्वारा होता है। आदेश राष्ट्रपति, नियम विनियम अधिसूचना या प्रथा सभी शामिल होंगे। ठीक, हाँ जी। और हम लोग अब आते हैं आर्टिकल, अब हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार जी। हाँ जी, समानता का अधिकार, नहीं बोलेंगे समता का अधिकार, बोल दो। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 क्या है कि राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, मतलब विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए पहले इसको की राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समानता एवं समझ लिख दिया यार, समझ लिख विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, मतलब राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर विधि के समक्ष समानता, इसको समझेंगे भी, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, equality before law, equal protection of law। ठीक, इसको समझते हैं पहले कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, LW। मतलब विधि के समक्ष समानता, मतलब कि इसका अर्थ है कि विशेषाधिकार का न होना। हाँ जी,
मतलब कि कानून तक सबकी पहुंच हो। ऐसा नहीं कि अपन राष्ट्रपति हैं, अगर कोई चपरासी तो उसकी पहुंच कानून तक नहीं हो, मतलब कि सबकी पहुंच कानून तक हो। और एक नकारात्मक उदाहरण है, क्योंकि ये विशेषाधिकार का ना होना। और इसको कहां से लिया गया, पहले इसको लिख लो कि यहाँ से, ये यूके से आया हुआ है, ठीक। हाँ जी, जैसे इसमें विभेद होता है, मतलब कि सबल के पक्ष में विरोध। हाँ जी, जैसे कि पहले का जो एरा था हमारा, कि जिसमें विशेषाधिकार होते थे, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही रहेंगे अपन, आपके पास योग्यता है, लेकिन आप ब्राह्मण फिर से, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपके पास योग्यता है, अगर आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, ठीक। आप वैश्य हैं, आपके पास बहुत संपत्ति है, आपके पास संपत्ति तो ब्राह्मण से ज्यादा, आप वैश्य हैं, आप व्यापारी हैं, लेकिन फिर भी वो योग्यता आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि मतलब आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्योंकि उनका वो विशेषाधिकार था। और विधि के समझ समानता यही कहता है कि इसका मतलब अर्थ ये होता है कि विशेषाधिकार का न होना, मतलब कानून तक सबकी पहुंच होगी, चाहे आप राष्ट्रपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित तबका हो, चाहे कोई हो, राष्ट्र मतलब कि कानून तक पहुंच सबकी होगी। हाँ जी, लिखिए इसमें कि कानून तक सबकी पहुंच की समानता, ठीक। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। यूके मॉडल से लिया गया, मतलब यूके का मॉडल है। मतलब कि यहाँ पे विशेषाधिकार का ना होना, मतलब विशेषाधिकार, मतलब इस सबल के पक्ष में किया गया विभेद। ठीक, समझ लेते हैं विभेद आप कहीं पे, एक मिनट। जैसे कि विभेद है, ठीक, और इसमें जैसे ही होता है कि सबल के पक्ष में विरोध, जैसे कि विशेषाधिकार, जैसे कि सबल मतलब कि उनके पास विशेषाधिकार है। जैसे भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी, भारत की वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, उसके पास वो विशेषाधिकार प्राप्त है। भाई साहब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहना है, मतलब उनको समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। लेकिन आज नहीं है ऐसा ना, आज तो ऐसा नहीं है ना, आज कानून की नजर में सब कोई समान है, कानून तक सबकी पहुंच है। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति तो उसको थोड़ी कम से, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए होता है कि उन पे आपराधिक कानून नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आज कोई ब्राह्मण है या कोई आज वैसे शूद्र है, मतलब जो उस टाइम पे कहा जाता था जिन जातियों को, आज तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कानून के नजर में बराबर है। लेकिन अगर हम प्राचीन समय का एक उदाहरण के तौर पे देखें तो वर्ण व्यवस्था जब हमारी थी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र थे, तो उसमें विभेद था और उसमें भी विशेषाधिकार था कि अगर इनके पास ये है तो यही रहेगा। जैसे ऐसा तो नहीं है कि अगर क्षत्रिय हैं तो बस वही युद्ध लड़ने के लिए बने हैं, हर किसी के पास ताकत हो सकती है, हर किसी की शारीरिक बनावट अच्छी हो सकती है, हर कोई लड़ाई कर सकता है। लेकिन उनको विशेषाधिकार थे कि हाँ आपको लड़ाई करनी है, उनको विशेषाधिकार थे कि आपको यज्ञ करना है, उनको विशेषाधिकार थे कि आपको ही करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि
उनके पास बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आय के आधार पे तय नहीं होता था। आय तो आय जैसे कि वैसे के पास सबसे ज्यादा आय होती थी। अगर वो व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या होता है, दुर्बल कुछ में भेद होता है। जैसे कि आयकर लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है उसी के पास तो उसी के पास उसी का तो आयकर कटता है ना, उसी का इनकम टैक्स कटता है। अपना तो कटेगा नहीं, हाँ पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसी का इनकम टैक्स कटेगा आज की दुनिया में। इसको सकारात्मक विभेद कहते हैं। हाँ जी, समझ लिए विभेद तो आप ना। ठीक, ऐसा इसका अपवाद भी है कुछ की राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपराधिक मामला नहीं चलाया था तो उसके लिए बहुत प्रक्रिया, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति राज्यपाल में। जैसे आर्टिकल 105 भी है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आर्टिकल 105 मतलब 105 जो संसदों को विशेष अधिकार देता है। तो कुछ मामलों में ऐसे व्यवहारिक तौर में कूटनीति, जैसे अभी भारत का कोई कूटनीतिक गया है, प्रतिनिधि है, जैसे कि वहां पे गया राजनीतिक आश्रय जाता है, तो ऐसा नहीं कि आर्टिकल 40 जो है वो मतलब नागरिकों में भी लागू होता है, विदेशियों में भी लागू होता है, वो सभी व्यक्तियों में लागू होता है। तो मतलब कि कानून की नजर में हर कोई समान है, ऐसा नहीं कि कोई कानून से सर्वोच्च है। जैसे हम लोग पहले दिन पढ़े थे कि संविधान की नजर में हर कोई, मतलब संविधान किसी देश के लिए सर्वोच्च विधि होती है, यानी मूल विधि होती है। तो हर कोई कानून की नजर में बराबर होता है। कानून की नजर में या कानून के समक्ष हर कोई समान होता है, वो सबको समान नजर से देखेगा। लेकिन कुछ मामलों में अपवादजनक स्थितियां होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। ठीक, जैसे आर्टिकल 105 संसद को विशेष, मतलब संसद में एक सांसद को विशेष अधिकार देती है कि वो संसद के अंदर कुछ भी बोल सकता है भाई साहब। लेकिन आप बोलेंगे ना कोई बात आके थोड़ा बाहर बोल दीजिए, नहीं बोलेगा। हाँ, वही आप बोलेगी जो बात अंदर बोल रहे थे वही बाहर बोल दिए, नहीं बोलेंगे वो। तो कुछ मामले में विशेष अधिकार होता है, उनको देखेंगे हम, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो विधि की समझ समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि कानून तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, गरीब से गरीब तबका हो या अमीर से अमीर तबका हो, हर किसी की पहुंच कानून तक होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की पहुंच कानून तक नहीं होगी या कानून किसी के साथ भेदभाव करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हाँ जी, और इसको हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, यूके का मॉडल है। और यहाँ पे जो किया जाएगा ना, इसे यहाँ बोला कि विशेषाधिकार का नाम मतलब सबल के पक्ष में किया जाए। यहाँ पे हमेशा दुर्बल या वंचित का पक्ष लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सकारात्मक विभेद होगा। जैसे कि यहाँ पे सकारात्मक विभेद मतलब कि इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है ना, जैसे कि, तो निर्णय हमेशा वंचित तबके के पक्ष में होगा। हाँ जी, हाँ, मतलब यहाँ पे किंग इज लॉ, नो, मतलब राजतंत्र में होता है किंग इज लॉ, बट अगर यहाँ पे हम लोग किस में है, लॉ इज किंग, लॉ इज किंग, नॉट किंग इज लॉ। हम लोग हैं लॉ इज किंग, मतलब कानून ही राजा है जी। हाँ, मतलब कानून ही राजा है, लॉ इज किंग। ऐसा कॉन्सेप्ट है रेक्स लेक्स। हाँ, इसका एक अपवाद स्वरूप आर्टिकल 105 भी है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि व्यवहारिक रूप में कूटनीतिक प्रतिनिधित्व है, राजनीतिक आश्रयदाता है कोई, थोड़ा सा होता है मतलब।
ठीक। अब आगे कंसेप्ट है क्या है, विधि की समझ समान संरक्षण। या विधि की समझ संरक्षण या कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानूनों का समान संरक्षण। मतलब ये एक सकारात्मक अवधारणा है, और यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि समान परिस्थिति में, जैसे कि इसका अर्थ होता है कि कोई परिस्थिति हो, अगर समान परिस्थिति है तो आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हाँ, मतलब अगर राज्य कानून द्वारा नागरिकों को कोई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, जैसे नागरिकों को कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तो वो समान परिस्थिति में जो भी नागरिक होंगे उसी समान परिस्थिति में उन सभी नागरिकों के बीच, अगर हर किसी की, अगर इनकी भी परिस्थिति समान है, इनकी भी परिस्थिति समान है, तो इन दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ कोई अलग व्यवहार किया जाएगा, इनके साथ कोई अलग व्यवहार किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे अनुपातिक समानता मतलब होती है, अभी उसको देखते हैं कि अनुपातिक समानता में होता है कि मतलब समान जनों के साथ समान व्यवहार करना और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना, लेकिन असमान व्यवहार जो होगा वो हमेशा वंचित तबके के पक्ष में होगा। असमान व्यवहार जो होगा वो हमेशा वंचित तबके के पक्ष में होगा। तो भारत अनुपातिक समानता का पक्ष लेता है, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए कि यह एक सकारात्मक उदाहरण है। इसका अर्थ समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात राज्य कानूनों द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है वे सुविधाएं समान परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होगी। जी, और ये यूएसए का मॉडल है, ये इसको भाई समझ लीजिए कि यूके ले सकते हैं, इसको ये से ले लेते हैं। हाँ, और भारत में समानता का अर्थ है ना, उसमें यही है कि विशेषाधिकार का न होना, मतलब कि किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है। मतलब सरकार ऐसी ही प्रत्येक नीति कार्यक्रम योजना मतलब बना सकती है जो दुर्बल वर्ग के पक्ष में हो। ठीक, समानता को समझ लें।
जो समानता दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण समानता, एक अनुपातिक समानता। जैसे कि समानता, ठीक, एक होती है पूर्ण समानता, और एक होती है अनुपातिक समानता। मतलब पूर्ण समानता में सभी जनों के साथ समान व्यवहार करना, सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, ठीक। और मतलब कि सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। अगर आप अडानी हो सर, आप गौतम अडानी हो और मैं हूं, मतलब एक रिक्शा वाला है और एक गौतम अडानी है, उनके साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई ऐसे सकारात्मक भेदभाव नहीं होगा जी, और पूर्ण समानता यहाँ पे। तो जैसे कि एक चीज होती है ना कि जैसे कि अगर एक गरीब है ना, जैसे एक गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब इंसान बेचारा जी, और ये अडानी साहब कहा मोटे हो गए, हाँ लो भाई तो यहाँ तक नहीं, और इसके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास तो इतना खाने के लिए कि फेंक देते हैं रोज। तो ये जो पूर्ण समानता होती है ना, इनको दोनों को एक नजरिए से देखेगी, हाँ, इनको दोनों को एक नजरिए से देखेगी, ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं ये अलग है, अलग है। पूर्ण समानता का मतलब सभी व्यक्ति के साथ बिल्कुल समान व्यवहार, आप कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे अगर पूर्ण समानता है तो ऐसा नहीं कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त होगा, किसी को कुछ प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि उसके साथ सकारात्मक भेदभाव किया जाएगा। यहाँ पे सभी व्यक्ति बिल्कुल समान ही होंगे, और भारतीय संविधान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको भारतीय संविधान इसको बिल्कुल अस्वीकार कर देता है। मतलब भारतीय संविधान इसको स्वीकार नहीं करता। क्या कहते हैं इसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। हाँ, इसको भारतीय संविधान अस्वीकार कर देता है। ऐसी मतलब जो व्यक्ति उसको लायक, उसके लायक नहीं, उसको तो अस्वीकार करेगा। और अनुपातिक समानता में क्या होता है? समान परिस्थिति में रहने वाले, व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना है, मतलब कि समान परिस्थिति में अगर कोई है, जैसे कि अगर भाई साहब आप भी ऑटो चला रहे हो, आप भी ऑटो चला रहे हो, आप भी गेहूं पीस रहे हो, आप भी गेहूं पीस रहे हो, हाँ, आप भी छोला समोसा बनाते हो, आप भी छोला समोसा बनाते हो, तो यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाएगा। यहाँ पे केंद्र में परिस्थितियां है, अगर परिस्थितियां आपकी समान है, समान परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल समान व्यवहार किया जाएगा। अगर आपकी भी परिस्थितियां समान है, उनकी भी परिस्थितियां समान है, तो बिल्कुल दोनों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ परिस्थिति के अनुसार, हाँ जी, यहाँ पे नहीं है बढ़ाने के बाद भाई साहब इतने पैसे हैं, तो इतने पैसे हो गए इनको, तो भाई साहब इतने पैसे हो गए इनको और इनके पास खाने के लिए नहीं है, तो इनका भी बीपीएल कार्ड बना दे। पर ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, गांव में तो ही होता, जो ज्यादा अमीर है उसी के घर देखोगे तो बना होगा। हाँ, गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड। अब इनका तो नहीं बना दोगे, वो तो बनाने का भाई, ये भूखे में तो इनका बनाओगे ना, इनका तो नहीं बनाओगे ना। हाँ जी, तो अनुपातिक समानता कहती है कि अगर एक रिक्शा चालक है और एक अडानी है ना, तो
दोनों में विभेद हो सकता है, और विभेद होगा तो ये जो रिक्शा चालक है ना, इसके पक्ष में निर्णय होगा। इसको इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनाया जाएगा, इसको अनाज दिया जाएगा, इसको राशन दिया जाएगा, मतलब इसको तेल दिया जाएगा, इसको सारी सब्सिडियां दी जाएगी, इनको नहीं दी जाएगी, इनसे तो इनकम टैक्स लिया जाएगा। हाँ, ये व्यवस्था करके देता है हमारा संविधान आपको। मतलब ये व्यवस्था आपको हमारा संविधान करके देगा कि भाई साहब इनसे इनकम टैक्स लो और इनकम टैक्स ट्रांसफर कर दो। हाँ, हैप्पी बर्थडे। ठीक, अच्छा ठीक है, तब अब बंद कर दें और आगे की चीज़ें कल देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 12 से हम लोग स्टार्ट किए थे और इसमें देखे थे कि राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब है सरकारी, मतलब जो भी जो सरकारी तंत्र से संबंधित हो, मतलब वे जो सरकारी तंत्र से संबंधित हो, संघ और संसद की सरकार हो गई, प्रांत का विधानमंडल हो गया, स्थानीय स्तर की संस्थाएं हो गई। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे राज्य का मतलब सरकारी तंत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो केंद्र में हो या प्रांत में हो या स्थानीय स्तर पे हो। ठीक, चाहे वो चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, हाँ चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, या वही निजी संस्थाएं जो राज्य में, मतलब निजी संस्थाएं राज्य में नहीं मानी जाएंगी। ठीक, मतलब कि निजी संस्थाएं जो राज्य में नहीं मानी जाएंगी, इसमें न्यायपालिका को भी शामिल नहीं किया जाएगा। कोई कंपनी होगी या कोई फॉर्म है, वो राज्य या केंद्र, मतलब केंद्र राज्य की या स्थानीय सत्ता, स्थानीय सरकार की सत्ता का प्रयोग करती है तो राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक, और उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, आर्टिकल 31 पढ़े थे कि 26 जनवरी 1950, मतलब कि संविधान लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है वो निष्प्रभावी हो जाएगी, और वो जिस सीमा तक उल्लंघन करती है उसी तक वहीं तक वो निष्प्रभावी होगी। यहाँ पे यहीं पे आता है छादन का सिद्धांत। ठीक, हाँ जी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे केस, हमने उसके बाद इसके बाद ठीक, इसके बाद पढ़े थे अनुच्छेदन का सिद्धांत। अनुच्छेदन सिद्धांत के बाद आर्टिकल 32 पढ़े थे। ठीक, हाँ, मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना था जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो, और जिस सीमा तक कोई कानून मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता है उस सीमा तक वह अवैध होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इतनी डिबेट, शंकरी प्रसाद केस पढ़े थे, इसमें बोला कि नहीं मौलिक अधिकार संशोधन कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जितने भी राजनेता थे उनके अंदर नैतिकता थी और अभी मतलब संशोधन था, लेकिन विशेष बहुमत से। उसके बाद आता है सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह वाद, इसमें बोलता है कि हाँ संशोधन ही है अमेंडेबल। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस, और यहाँ पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव मतलब ओवर रूलिंग, मतलब भविष्यलक्षी अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अनुसार न्यायालय का निर्णय भविष्यलक्षी होगा, अर्थात वो निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद भी लागू हो सकता है। ठीक, हाँ जी। और किसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, यहीं से आता है मूल ढांचे की संकल्पना यहीं से आती है, और बोलता है कि संसद संप्रभु संस्था है लेकिन मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, और मूल ढांचा कौन डिसाइड कर देगा, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद फिर से दबंग पार्ट 1 भाई साहब इंदिरा गांधी की सरकार बोलती है कि नहीं संसद संप्रभु संशोधन कर सकती है। उसके बाद आता है इम्प्रोवाइज केस, इसके बाद बोलता है कि नहीं जी संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 14 पढ़े थे। इसके बाद कि राज्य किसी व्यक्ति को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर हमने कहा था विधि की समझ समानता क्या होती है। ठीक, मतलब कानून सबकी पहुंच हो। और उसके बाद हम लोग यही देखा था कानून का समान संरक्षण। हाँ जी, फिर समानता देखे थे अपन। हाँ, फिर थैंक यू सो मच भी देखे थे। हाँ, तो ठीक है, जय हिंद। और अपन कोशिश किए यार पढ़ने की और पढ़ाने की पूरी। थैंक यू अगेन। और जो भी कमियां हैं आप डेफिनेटली अपना फीडबैक दें, मैं इनको दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। और मेरे स्तर पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्या आ रही है, आप अगर अपना फीडबैक देंगे तो उनको मैं डेफिनेटली उनको सुलझाने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा।
हाँ जी, लेकिन एक गारंटी है कि अपन भी पढ़े हैं यार, मतलब अपन भी बहुत जगह पढ़े हैं, अपन भी प्रोफेसर लोगों से पढ़े हैं, तो मतलब ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो और कुछ का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इतना दावा पहले दिन भी किया था कि आप 16 से 18 क्वेश्चन बेस में बना लोगे। और अगर आप क्लास में अगर 100% अपना ध्यान देते हो तो एक चीज चाहिए थी मुझे, बस ध्यान। आप ध्यान से सुनो, रनिंग नोट्स बनाओ, मन करे तो जो बुक बताया पढ़ लो, एनसीईआरटी लेकिन जरूर पढ़ना 11th की। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।